2017 से पहले हमारे देश में जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनियां थीं, उसके ऊपर क्या स्कीम लॉन्च करनी है, किस तरह की स्कीम लॉन्च करनी है, इस आधार पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। हर म्यूचुअल फंड कंपनी कितनी भी कैटेगरी की, कितनी भी स्कीमें लॉन्च कर देती थी और जो इन्वेस्टर थे, उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लग जाती थी कि मैं कौन-सी स्कीम चूज़ करूँ, कौन-सी स्कीम सेलेक्ट करूँ, किस तरह से सेलेक्ट करूँ। तो फिर सेबी आई और उसने अक्टूबर 2017 में म्यूचुअल फंड की जितनी भी स्कीमें हैं, उन सभी के लिए एक रूल बनाया क्लासिफिकेशन का। अब इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से सेबी ने जितनी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम है, उन सभी स्कीम को 5 ब्रॉडर कैटेगरी में डिवाइड किया। अब इन 5 ब्रॉडर कैटेगरी में डिवाइड करने का सबसे बड़ा कारण तो ये था कि जो भी इन्वेस्टर थे, उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी, हम कौन-सी स्कीम सेलेक्ट करें, किस तरह की स्कीम सेलेक्ट करें, कैसे स्कीम सेलेक्ट करें, कौन-सी स्कीम में क्या प्रॉब्लम है, कौन-सी स्कीम में क्या प्रॉब्लम है। तो उनमें डिफरेंस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था। और दूसरा रीज़न था कि जो म्यूचुअल फंड स्कीम थी, वो एक ही कैटेगरी की बहुत सारी स्कीमें बनने लग गई थी। कि जैसे लार्ज कैप फंड है, तो एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी 2-2 लार्ज कैप स्कीमें निकालने लग गई थी। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए सेबी ने ये भी रूल बनाया कि जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, वो केवल एक कैटेगरी की एक ही स्कीम लॉन्च कर सकती है। एक से ज़्यादा स्कीम लॉन्च नहीं कर सकती। तो इस तरह से बहुत ही कंट्रोल किया गया स्कीमों को और कुल मिलाकर लगभग 50 के आसपास कैटेगरी बनाई गई म्यूचुअल फंड स्कीम्स की कि म्यूचुअल फंड कंपनियां ये 50 कैटेगरी के आसपास ही स्कीम लॉन्च कर सकती हैं। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड जो स्कीमें अंधाधुंध बन जाती थी, बहुत सारी स्कीमें हो जाती थी, इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगती थी, तो उन सभी का सॉल्यूशन सेबी ने निकाल दिया। तो आज हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड को कौन सी 5 ब्रॉडर कैटेगरी में बांटा गया है और उन 5 ब्रॉडर कैटेगरी को भी सेबी ने बहुत सारी सब कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो कुल मिलाकर लगभग 50 तरह की सब कैटेगरी देखने को मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं, उन सभी कैटेगरी के बारे में जानते हैं कि किस-किस तरह से सेबी ने उन सभी कैटेगरी को बनाया है और उनके लिए क्या-क्या रूल बनाए हैं, क्या-क्या रेगुलेशन बनाए हैं, उन सभी के बारे में हम बहुत ही डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेबी ने म्यूचुअल फंड की जितनी भी स्कीमें थी, उनको जो 5 ब्रॉडर कैटेगरी में डिवाइड किया था, तो वो 5 ब्रॉडर कैटेगरी है। पहली ब्रॉडर कैटेगरी है इक्विटी फंड, दूसरी ब्रॉडर कैटेगरी है डेब्ट फंड, तीसरी ब्रॉडर कैटेगरी है हाइब्रिड फंड और चौथी ब्रॉडर कैटेगरी है सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड और पांचवी ब्रॉडर कैटेगरी है अदर्स फंड। मतलब इन 4 कैटेगरी को छोड़कर जितने भी फंड बचते हैं, उन सभी को अदर्स की कैटेगरी में डाल दिया गया। तो चलिए हम एक-एक करके इन सभी ब्रॉडर कैटेगरी के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटी फंड कैटेगरी की। तो देखो, जो इक्विटी फंड कैटेगरी है, उसका पहला रूल ये है कि इस कैटेगरी में जितने भी फंड आते हैं, उन सभी को शेयर मार्केट में अपना पैसा ज्यादातर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो लगभग 65% से ज्यादा पैसा उनको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया इनका पहला रूल। इसके अलावा मार्केट कैप, स्टॉक सिलेक्शन, इन सभी रूल के आधार पर सेबी ने इस इक्विटी कैटेगरी को 13 सब कैटेगरी में डिवाइड किया। अब वो 13 सब कैटेगरी कौन कौन सी है, चलिए जानते हैं। तो पहली सब कैटेगरी है लार्ज कैप फंड, दूसरी सब कैटेगरी है मिड कैप फंड, तीसरी सब कैटेगरी है स्मॉल कैप फंड, चौथी सब कैटेगरी है लार्ज एंड मिड कैप फंड, पांचवी सब कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप फंड, छठवीं सब कैटेगरी है मल्टी कैप फंड, सातवीं सब कैटेगरी है फोकस फंड, आठवीं सब कैटेगरी है डिविडेंड यील्ड फंड, नवीं सब कैटेगरी है ईएलएसएस फंड और 10वीं सब कैटेगरी है कॉन्ट्रा फंड, 11वीं सब कैटेगरी है वैल्यू फंड, 12वीं सब कैटेगरी है सेक्टोरल फंड और 13वीं सब कैटेगरी है थीमेटिक फंड। तो इस तरह से सेबी ने इस इक्विटी फंड कैटेगरी को 13 सब कैटेगरी में डिवाइड किया और म्यूचुअल फंड कंपनी यहां पर केवल 13 कैटेगरी के हिसाब से केवल 13 स्कीम ही निकाल सकती है। लेकिन एक चीज और है, जो सेक्टोरल फंड है और जो थीमेटिक फंड है,
वो बहुत सारी स्कीमें निकाल सकता है, क्योंकि थीम बहुत सारी बनती हैं और जो सेक्टर हैं वो भी बहुत सारे होते हैं। तो इस वजह से जो सेक्टोरल और थीमेटिक फंड कैटेगरी है, उसमें हमें बहुत सारी स्कीमें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन बाकी बची हुई जो कैटेगरी है, उसमें हमें केवल एक-एक स्कीम ही देखने को मिलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं हम दूसरी कैटेगरी डेब्ट फंड कैटेगरी के बारे में। अब डेब्ट फंड कैटेगरी में जो पैसा आता है, उस कैटेगरी का ज़्यादातर जो पैसा है, जो बॉन्ड मार्केट है या जो मनी मार्केट सिक्योरिटी है या जो डेब्ट सिक्योरिटी है, उनमें सारा पैसा इन्वेस्ट होता है। जैसे ट्रेजरी बिल हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गई, इस तरह की जो डेब्ट सिक्योरिटी है, उनमें सारा पैसा इन्वेस्ट होता है। और ये जो सिक्योरिटी होती है, उनमें हमें डिस्काउंट पर वो बॉन्ड मिलते हैं या सिक्योरिटी मिलती है या हमें ब्याज मिलता है। अब सेबी ने इन डेब्ट फंड को भी टाइम होरिजन और सिक्योरिटी सिलेक्शन के आधार पर 16 सब कैटेगरी में डिवाइड किया है। अब वो 16 सब कैटेगरी कौन-कौन सी है, चलिए एक-एक के बारे में जानते हैं। तो पहली सब कैटेगरी है ओवरनाइट फंड, दूसरी सब कैटेगरी है लिक्विड फंड, तीसरी सब कैटेगरी है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, चौथी सब कैटेगरी है लो ड्यूरेशन फंड, पांचवी सब कैटेगरी है मनी मार्केट फंड, छठवीं सब कैटेगरी है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, सातवीं सब कैटेगरी है मीडियम ड्यूरेशन फंड, आठवीं सब कैटेगरी है मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड और नवीं सब कैटेगरी है लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। 10वीं सब कैटेगरी है डायनेमिक फंड, 11वीं सब कैटेगरी है गिल्ट फंड और 12वीं सब कैटेगरी है गिल्ट फंड 10 ईयर। 13वीं सब कैटेगरी है बैंकिंग एंड पीएसयू फंड और 14वीं सब कैटेगरी है कॉरपोरेट बॉन्ड फंड। 15वीं सब कैटेगरी है क्रेडिट रिस्क फंड और 16वीं सब कैटेगरी है फ्लोटर फंड। तो इस तरह से सेबी ने डेब्ट फंड कैटेगरी को इन 16 सब कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिनका अलग-अलग टाइम होरिजन होता है, अलग-अलग मैच्योरिटी पीरियड होता है, तो उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो चलिए अब अगली ब्रॉडर कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, हाइब्रिड फंड कैटेगरी। इस हाइब्रिड फंड कैटेगरी में जो भी पैसा आता है, वो शेयर मार्केट और बॉन्ड मार्केट मतलब डेब्ट मार्केट, इन दोनों में ही इन्वेस्ट होता है। इसीलिए इसे हाइब्रिड फंड कैटेगरी कहा गया है। अब इस कैटेगरी को अलोकेशन के हिसाब से, मतलब शेयर मार्केट में कितना परसेंट पैसा जाना चाहिए और डेब्ट सिक्योरिटी में कितना पैसा जाना चाहिए, तो इस आधार पे इस कैटेगरी को भी 7 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो पहली हाइब्रिड फंड कैटेगरी है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, दूसरी हाइब्रिड फंड कैटेगरी है बैलेंस हाइब्रिड फंड, तीसरी कैटेगरी है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, चौथी कैटेगरी है डायनेमिक एसेट अलोकेशन, पांचवी कैटेगरी है मल्टी एसेट अलोकेशन, छठवीं कैटेगरी है आर्बिट्राज फंड और सातवीं कैटेगरी है इक्विटी सेविंग फंड। तो इस तरह से सेबी ने हाइब्रिड फंड को भी 7 सब कैटेगरी में डिवाइड किया है और उन सभी में अलोकेशन अलग अलग करी गई है, कुछ में स्ट्रेटेजी अलग अलग करी गई है। तो चलिए चौथी ब्रॉडर कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड। तो ये जो कैटेगरी है, इसमें जो भी पैसा इन्वेस्ट होता है, वो इन्वेस्टर्स की किसी न किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है। जैसे कोई जवान इंसान है, वो चाहता है कि मेरे रिटायरमेंट होने पर मुझे पैसा मिले, तो उसकी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ये फंड होता है। तो यदि कोई बच्चा चाहता है कि मैं 18 साल या 20 साल का जब हो जाऊं, तो मेरे पास अच्छा खासा पैसा रहे, तो इस तरह से देखा जाए तो ये किसी न किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करती है और इसी प्रॉब्लम सॉल्यूशन के आधार पर इस कैटेगरी को भी 2 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली सब कैटेगरी है रिटायरमेंट फंड और दूसरी सब कैटेगरी है चिल्ड्रन फंड। तो इनके नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये क्या करने वाली है। तो इस तरह से सेबी ने इस सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड कैटेगरी को भी 2 फंड कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो चलिए अब लास्ट एंड फाइनल 5वीं कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, अदर्श फंड। अब अदर्श फंड में कौन कौन सी सब कैटेगरी आ गई? जो ऊपर वाली 4 ब्रॉडर कैटेगरी है, उनको छोड़कर जितनी भी कैटेगरी बचती हैं, उन सभी कैटेगरी के फंड को इस अदर्स की कैटेगरी में डाला गया है। तो सेबी ने लगभग 11 से ज़्यादा सब कैटेगरी इसमें बनाई हैं और इसके अलावा भी और बहुत सारी कैटेगरी बन सकती हैं या बनाई जा सकती हैं, जो आने वाले समय में इसी अदर्स की कैटेगरी में आएंगी। तो पहली सब कैटेगरी है इंडेक्स फंड,
दूसरी सब कैटेगरी है ETF, तीसरी सब कैटेगरी है FOF मतलब फंड ऑफ फंड, चौथी सब कैटेगरी है फिक्स मैच्योरिटी फंड, पांचवी सब कैटेगरी है कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड फंड, छठवीं कैटेगरी है स्मार्ट बीटा फंड, सातवीं कैटेगरी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड, आठवीं कैटेगरी है रीट REIT और नवीं कैटेगरी है इनवीट INVIT और 10वीं कैटेगरी है इंटरनेशनल फंड और 11वीं कैटेगरी है क्वांट फंड। इसके अलावा भी और बहुत सारी कैटेगरियां हो सकती हैं। तो इस तरह से सेबी ने इस अदर्स की कैटेगरी में 11 से ज्यादा सब कैटेगरी बना रखी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग 50 के आसपास सब कैटेगरियां हैं और इन 50 के आसपास ही स्कीम मार्केट में हमें देखने को मिलती हैं हर म्यूचुअल फंड कंपनी की। लेकिन कुछ स्कीम्स एक्स्ट्रा हो सकती हैं, जैसे सेक्टर फंड हो गया, थीमेटिक फंड हो गया, तो इनमें हमें एक्स्ट्रा स्कीमें देखने को मिल सकती हैं। और इसके अलावा ETF भी हमें बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वो एक तरह से म्यूचुअल फंड नहीं होते, वो डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं, क्योंकि उनमें ट्रेडिंग होती रहती है। तो इस तरह से सेबी ने म्यूचुअल फंड को 5 ब्रॉडर कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसके बारे में हमने डिटेल से स्टडी कर ली है। तो इसके अलावा इनके बारे में और भी बहुत सारी जानकारियां हैं, जिनको हम अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए चलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।